धनंजय की अनुपस्थिति में रतन पूरे दिन पुष्पा के साथ उसके घर में मौजूद रहता। उसके साथ समय बिताता तो उन पलों को अपने स्मार्टफोन में भी कैद कर लेता। वह अपने मोबाइल से अंतरंग पलों के फोटो और वीडियो भी बनाता था। 18 अप्रैल की सुबह बंद चीनी मिल के परिसर में कुछ युवक लकड़ी लेने गए। इस बीच उनकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी एक लाश पर गई। उन्होंने आसपास के लोगों को बताया तो चंद मिनटों में वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को लाश मिलने की सूचना दी गई। घटनास्थल थाना कोतवाली देवरिया में आता था, इसलिए कंट्रोल रूम से यह सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक की उम्र 40 से 42 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे को किसी भारी वस्तु से कूंचा गया था। चेहरा क्षत विक्षत होने के कारण मृतक की पहचान होना मुश्किल था। उसके गले पर भी कसे जाने के निशान मौजूद थे। घटनास्थल पर लाश से कुछ दूरी पर खून से सना एक ईंट का टुकड़ा पड़ा मिला। हत्यारे ने उसी ईंट के टुकड़े से मृतक का चेहरा कुचला था। इंस्पेक्टर निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी एसपी, एएसपी, सीओ से अन्य अधिकारी भी वहां पहुंच गए। अधिकारियों ने भी लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर के आदेश पर कुछ सिपाहियों ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो कपड़ों से मृतक का आधार कार्ड मिल गया, जिसमें मृतक का नाम धनंजय पांडे लिखा था और पता देवरिया की सीमा से सटे बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में आने वाले गांव अमवा का लिखा था। मृतक के घर वालों को कुचायकोट थाना पुलिस के जरिए सूचना भेजी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश देकर वापस लौट गए। सूचना पर मृतक के घर वाले और ससुराल वाले वहां पहुंचे। उन लोगों ने धनंजय की लाश की शिनाख्त कर दी। लाश की शिनाख्त होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। कोतवाली लौटकर इंस्पेक्टर ने धनंजय पांडे के ससुर रामजी मिश्रा की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध भादम्वी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। केस की जांच शुरू करते हुए इंस्पेक्टर ने सर्वप्रथम पुष्पा से पूछताछ की, जो कि घटना से 1 महीने पहले से अपने मायके में रह रही थी। उन्होंने पुष्पा से पूछा, धनंजय की किसी से कोई दुश्मनी थी या उसका किसी से हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और न ही उनका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था। वह तो सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और रात में लौटते थे। फिर भी कोई दुश्मनी रही हो, याद करने की कोशिश कीजिए। सर, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर ऑफिस में कोई बात हुई हो तो मुझे पता नहीं। मेरे पति ऑफिस की कोई भी बात मुझे नहीं बताते थे। पुष्पा बड़े ही सहज भाव से सवालों का जवाब दे रही थी। उसके चेहरे के भावों और बोलने के अंदाज से यह कतई नहीं झलक रहा था कि वह पति की मौत से गमगीन है। यह बात मन में शक पैदा करने वाली थी। पुष्पा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर ने एक और सवाल दागा, घर में कौन कौन आता था? सर, हम देवरिया में किराए पर रह रहे थे। हमारी किसी से जान पहचान नहीं है। सर, ये कोई भी नहीं आता जाता था। कोई भी नहीं? इंस्पेक्टर सिंह ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर उसका सच और झूठ पकड़ने के लिए एक बार फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। इंस्पेक्टर यह को घुमाती रही पुष्पा। इंस्पेक्टर द्वारा इस तरह पूछने पर पुष्पा एक पल के लिए हड़बड़ाई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, जी सर, कोई नहीं, बस मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए रतन पांडे आता था। वह हमारा दूर का रिश्तेदार है। उसी ने हमें देवरिया में रहने के लिए किराए पर मकान दिलवाया था। तो बताना चाहिए था ना। मैं दोबारा ना पूछता तो आप बताती भी नहीं। सर, वह तो घर का ही है, बाहर का नहीं, इसीलिए नहीं बताया। पुष्पा ने सफाई दी। ये आप हमें तय करने दें कि कौन क्या है। हमारे निशाने पर सभी होते हैं, चाहे घर के हों या बाहर के। वैसे भी अधिकतर केसों में हत्यारा घर का अपना ही कोई निकलता है। कहकर टीजे सिंह ने पुष्पा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर आने वाले भाव देखकर वह मुस्कुरा उठे और फिर उठते हुए बोले, खैर अब मैं चलता हूं, जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा पूछताछ करूंगा। जी सर। इंस्पेक्टर वहां से चले गए। वहां से निकलने से पहले वह पुष्पा का मोबाइल नंबर लेना नहीं भूले। इंस्पेक्टर ही ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, साथ ही जिस मोबाइल में सिम पड़ा था उस मोबाइल में दूसरे सिम भी डाले गए थे, तो उन सिम के नंबरों की भी डिटेल्स देने को कहा गया। जब पुष्पा के बताए नंबर की कॉल डिटेल आई तो उसमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन साथ में एक और नंबर की कॉल डिटेल्स आई थी। वह नंबर भी पुष्पा अपने डबल सिम वाले मोबाइल में प्रयोग कर रही थी, लेकिन उस नंबर के बारे में पुष्पा ने कुछ नहीं बताया था। उस नंबर से केवल एक नंबर पर ही रोज बात की जाती थी। उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो वह नंबर रतन पांडे के नाम पर था।
रतन वही था जो धनंजय के घर ट्यूशन पढ़ाने आता था। उसका पता किया तो वह घर से फरार मिला। 20 अप्रैल को इंस्पेक्टर ने एक मुखबिर की सूचना पर अमेठी तिराहे के खोरा राम मोड़ से रतन पांडे को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो रतन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, साथ ही हत्या की वजह भी बता दी। इसके बाद इंस्पेक्टर पुष्पा को उसके मायके से गिरफ्तार करके थाने ले आए। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बरगलाने की कोशिश की कि रतन ने उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए थे, जिनके सहारे वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी ने उसके पति की हत्या की है। लेकिन जब सख्ती दिखाई गई तो उसने सच उगल दिया। पुष्पा रतन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी थी। उसी के साथ विवाह करके वह अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसके लिए वह रतन के साथ भाग जाती और विवाह कर लेती। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं गुजरती, पैसों की भी जरूरत होती है। रतन छोटी मोटी नौकरी करता था, उससे उसका खुद का गुजारा ही नहीं हो पाता था। ज्यादा पैसा तो सरकारी नौकरी में ही मिलता है, जो कि धनंजय के पास थी, इसलिए पैसों की उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पुष्पा को सरकारी नौकरी का मोह था, इसलिए उसने इसका रास्ता निकाल लिया। उस रास्ते पर चलकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। वह रास्ता था धनंजय की मौत। धनंजय के मरने से पुष्पा को एक तो उससे छुटकारा मिल जाता, दूसरे उसकी जगह मृतक आश्रित कोटे से उसे नौकरी मिल जाती, और तीसरा वह रतन से विवाह करके आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। पुष्पा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति के खून से हाथ रंगने को तैयार थी। वह यह भूल गई कि केवल सोचने भर से जिंदगी आसान नहीं हो जाती, सब कुछ मनचाहा नहीं होता। वह जिस रास्ते पर चलने को आमादा थी, उस पर उसे सरकारी नौकरी तो नहीं, जेल की सलाखें जरूर मिलने वाली थीं। दूसरी ओर धनंजय को अपनी मौत के षड्यंत्र का कैसे पता चलता, जबकि उसे पुष्पा और रतन के अवैध संबंधों तक की जानकारी नहीं थी। पुष्पा अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने को आतुर थी। रतन तो पहले से ही पुष्पा से बार बार धनंजय को मार देने की बात कहता रहता था। वह तो पुष्पा की तरफ से बस हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा था। पुष्पा ने अपने दिल की पूरी बात रतन को बता दी। इसके बाद दोनों ने धनंजय की हत्या की योजना बनाई। योजना अनुसार पुष्पा बच्चों के साथ अपने मायके गोपालगंज चली गई। 1 महीना पूरा होने पर शाम 4 बजे पुष्पा ने रतन को फोन करके धनंजय की हत्या करने को कहा। जगह रात 8 बजे के करीब रतन ने धनंजय को शराब पीने के लिए बंद चीनी मिल परिसर में बुलाया। धनंजय के वहां पहुंचने पर रतन ने एक ईंट के टुकड़े से उसके सिर पर प्रहार किया। धनंजय दर्द से बिलबिला उठा। इसी बीच रतन ने पास में उगी गिलोय की बेल उखाड़कर धनंजय के गले में डाल दी और पूरी ताकत से कस दिया। दम घुटने से धनंजय की मौत हो गई। इसके बाद रतन ने धनंजय के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। फिर धनंजय की जेब से मोबाइल निकालकर रतन वहां से चला गया। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज करके पुष्पा को धनंजय की मौत की जानकारी दे दी। पुष्पा द्वारा मैसेज देख लेने के बाद रतन ने वह मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन दोनों पकड़े गए। रतन ने अपना एंड्रॉयड मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, इसलिए उस मोबाइल का डाटा रिकवर करने के लिए इंस्पेक्टर ने मोबाइल में डाटा रिकवरी ऐप इंस्टॉल किया और मोबाइल का पूरा डाटा रिकवर कर लिया। मोबाइल की गैलरी में रतन दृश्यमान व पुष्पा के अनगिनत फोटो मिले, जिसमें कई अश्लील भी थे, जिनको उन्होंने सबूत के तौर रख लिया। अभियुक्त रतन के पास से इंस्पेक्टर ने धनंजय का मोबाइल भी सिम सहित बरामद कर लिया। हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा पहले ही घटनास्थल से बरामद हो गया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।